अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक एक एविएशन इंडस्ट्री से रहा है 28 से 30 साल, और मैंने ATR से लेके बोइंग 737 और एयरबस 310, बोइंग 777, ये सब एज ए कैप्टन मैंने फ़्लाई किया हुआ। तो पिछले दिनों हमारा ये जो साल 2024 का अख्ताम एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक काफ़ी टू द एंड जाके काफ़ी ट्रेजिक रहा, बुरा साल रहा। और 2-3 दिन के वक्फे से 3-4 जहाज़ इस तरह कुछ ने एमरजेंसी लैंडिंग की, एक क्रैश हुआ, काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए बेचारे। तो उस सिलसिले में जो आज की हमारी वीडियो होगी, वीलॉग होगा, वो है जेजू एयर 7C2216 बोइंग 737-800। ये एक बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट। ये फ़्लाइट जो थी जेजू एयर की बोइंग 737 की, बैंकॉक से एक साउथ कोरिया का एक एयरपोर्ट है, 9000 फीट के करीब लंबा रनवे, वहाँ पे मुआन एक कोस्टल सिटी है, वहाँ जा रही थी। टोटल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड 175 प्लस 6 क्रू मेंबर्स, टोटल 181, जिसमें से 179 अनफॉर्चुनेटली बेचारे मारे गए और 2 बचे। वो भी एक रिपोर्ट है कि अभी हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। 29 दिसंबर 2024 को ये एक्सीडेंट हुआ और मुआन एयरपोर्ट पे एक सिंगल रनवे है जो मैंने ऑब्जर्व किया, तकरीबन 9000 फुट लंबा है, 9100 के करीब। और इनिशियल रिपोर्ट ये थी कि इस जहाज़ में एक बर्ड स्ट्राइक हुआ है, जिसके बाद ये सारा के सारा शुरू हुआ, क्यास शुरू हुआ और फिर फाइनल हुआ जाके एक डिसास्टर के ऊपर। मैं यह कहता चलूँ, मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि ये इस तरह के वीलॉग जो होते हैं बहुत इनिशियल स्टेज पे करना, विदाउट वेरीफाइंग जो फैक्ट्स हैं उनको जाने बगैर कोई चीज़ बयान कर देना व्यूज़ के लिए, वो को मुनासिब नहीं है। अभी भी किसी हद तक ये प्रीमेच्योर है, क्योंकि जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती हम हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये जो पूरे का पूरा एक्सीडेंट था उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और क्या वो फैक्टर से, पायलट ने क्या गलतियाँ की, जहाज़ में क्या एक्चुअल क्या हुआ और उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। चेन ऑफ इवेंट्स जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पायलट ने क्या किया, एक्शंस क्या लिए, ठीक लिए, गलत लिए। तो वो सब चीज़ें जब तक आपके पास आ ना जाएं
और ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं बहुत लिमिटेड हद तक कि किसी ने वीडियो बनाई हो, या जैसे इस केस में था बहुत एक इनिशियल इंफॉर्मेशन है वीडियो जो है, लेकिन जो फाइनल डेटा होता है वो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दो चीज़ें मिलके जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उस पर काम करती हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, 1-1.5 महीना दिन रात करते हैं, वो फिर जाके पता चलता है कि फैक्ट्स क्या थे, फिर ही उसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। बट हैविंग सेड दिस, जो कुछ मोटी मोटी बातें पता चली उनको हम डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, हतमी बाद में पता चलेगा। सबसे पहली जो लोगों का ख्याल था कि बर्ड स्ट्राइक हुई है और राइट इंजन जो नंबर 2 इंजन भी कहलाता है उसको बर्ड हिट हुए और वो इंजन फ्लेम आउट हुआ, स्टॉल कर गया। और उसमें से आप वीडियो में देखेंगे अभी कि उसमें से आपको एक शोला सा निकलता हुआ नज़र आता है, और उसके बाद उस इंजन की क्या कंडीशन थी ये हमें नहीं पता। डेफिनेटली अगर वो स्टॉल हुआ है तो स्टॉल होने के बाद दो कंडीशंस हैं, इंजन मुकम्मल तौर पे बंद भी हो सकता है या पायलट उसे प्रिकॉशनरी शटडाउन भी कर सकता है। अब किया या नहीं किया ये FDR में पता चलेगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में पता चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली शटडाउन किया होगा या शटडाउन हो गया होगा, जो कि मेरे अपने साथ भी 2-3 दफ़ा ये बर्ड स्ट्राइक हुई और हमने इंजन शटडाउन किया और लैंड किया। तो हो सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। बट ये जो बर्ड स्ट्राइक है नॉर्मली ये कभी भी किसी बड़े एक्सीडेंट की मेजर कॉज नहीं हुआ करती। हो सकती है बट नॉर्मली नहीं हुआ करती। इंजन डैमेज ज़रूर होता है, उसके फ़ैन डैमेज होता है, कंप्रेसर्स डैमेज होते हैं, टरबाइन डैमेज होती है, नॉर्मली ज़्यादातर फैंस डैमेज होते हैं। तो वो आप इंजन को स्लो कर सकते हैं, इंजन को शट डाउन कर सकते हैं। और सिंगल इंजन जिसके ऊपर कोई भी जहाज़ सर्टिफाई होता है कि अपने मैक्स वेट के ऊपर सिंगल इंजन के ऊपर आप आके सिंगल इंजन अप्रोच आप शूट करते हैं और आके लैंड कर सकते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता अनलेस अदरवाइज कुछ साथ और ना हुआ हो। अब इसमें देखा जाए तो जब भी एविएशन में इंडस्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स मसलन क्या क्या है, ह्यूमन फैक्टर हो सकता है, उसके ऊपर मैकेनिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम अभी भी यही कहेंगे, और मेरा भी यही यकीन है और यही प्रूवन है कि जो एयर ट्रैवल है वो सेफेस्ट वे ऑफ ट्रैवल है। इसलिए हमें कुछ इस तरह के राय कायम नहीं करना चाहिए कि एक्सीडेंट टू द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए तो ये अभी सेफ़ नहीं है और हम खौफ फैलाना शुरू कर दें कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और ये सेफ़ नहीं रहा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। पायलट ने मेडे डिक्लेयर किया या नहीं किया, कुछ लोगों का ख्याल है किया, बट चूँकि अभी हमारे पास पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल वर्सेस जो कम्युनिकेशन होती है वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मौजूद, तो हम ये नहीं कह सकते कि पायलट ने मेडे डिक्लेयर किया और उसने एग्जैक्ट कॉज अप्रोच कंट्रोलर को या टावर कंट्रोलर को बताई या नहीं बताई। लेकिन डेफिनेटली एज ए गुड एयरमैनशिप उसने मेडे या पैन दोनों में से कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की होगी और उसने बताया होगा। अच्छा जी, तो अब ये देखा जाए कि अगर हम बारी बारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आप देखते हैं कि क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। हम श्योर नहीं है लेकिन ज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आती। अब अगर राइट इंजन में बर्ड स्ट्राइक हुआ और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इंजन शट डाउन हो गया, स्टॉल कर गया, शट डाउन हो गया, या पायलट ने उसे शट डाउन कर दिया, तो आप ये देखिए इस जहाज़ में 3 हाइड्रोलिक सिस्टम है, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम 1 रेड, राइट पे ब्लू है और सेंटर में एक स्टैंड बाई सिस्टम है। अब अगर फर्ज करें राइट इंजन बंद हुआ तो राइट इंजन में हाइड्रोलिक फ्लूइड मौजूद है और लैंडिंग गियर जो है वो लेफ्ट इंजन से डाउन या रिट्रैक्ट होते हैं, उसी से ऑपरेट होते हैं लेफ्ट इंजन से।
तो उस सूरत में लैंडिंग गियर्स को हम लेफ्ट इंजन का हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करके डाउन कर सकते थे पायलट, या उसको रिट्रैक्ट कर सकता था पायलट। तो ये कोई एज सच इतना बड़ा इशू नहीं था। और अगर फ़र्ज़ करें उसने लैंडिंग गियर डाउन किया और वो नहीं हुआ, या 3 लैंडिंग गियर में से, यानी 2 मेन लैंडिंग गियर और एक नोज लैंडिंग गियर, तीनों में से कोई एक डाउन हुआ या 2 डाउन हुए और एक डाउन नहीं हुआ, तो उस सूरत में भी एक बोइंग जो है वो 2 तरह की चेकलिस्ट देता है। यानी लैंडिंग गियर बिल्कुल डाउन नहीं हुए सारे के सारे, तो एक चेकलिस्ट है। और फिर अगर कोई 1 या 2 डाउन हुए और एक डाउन नहीं हुआ, तो पार्शियल लैंडिंग गियर डाउन, उसके ऊपर एक पूरी चेकलिस्ट है, उसको आपको करना होता है। ये चेकलिस्ट छोटी नहीं है, काफ़ी लंबी चेकलिस्ट होती हैं, और इसके लिए 3-4 मिनट 5 मिनट का टाइम चाहिए। आप जहाज़ होल्ड में जाता है और उसको पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट की जाती है। फिर उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट के मुताबिक आप कैलकुलेट करते हैं पूरा अपना बाकी फ्यूल कितना बचेगा, कहाँ लैंड करेंगे, क्या सेफेस्ट तरीका होगा। सो पूरी चेकलिस्ट आपको गाइड करती है पायलट को कि आपने क्या करना है। सो दोनों सूरतों में ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर फ़र्ज़ करें इंजन भी फेल हो गया और लैंडिंग गियर डाउन भी नहीं हुए तो भी अब क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ ये अभी हमें नहीं पता। ज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है, और जो फ़्लाइट वगैरह जो नॉर्मली आपने अक्सर लोग इससे वाकिफ़ हैं, आजकल तो बड़ी ये आम सी चीज़ हो गई कि फ़्लाइट रडार के ऊपर आप जो भी जहाज़ उसका सा ट्रैक देख सकते हैं। तो वहाँ से तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उस जहाज़ ने अगर बर्ड स्ट्राइक हुई तो उसने होल्डिंग या रडार वेक्टर नहीं मांगा ताकि वो एयर के अंदर कुछ 4-5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट होल्ड करे और अपनी बेचारी चेकलिस्ट मुकम्मल करे, इंजन शट डाउन की या स्टॉल की, या इसके अलावा कोई और इमरजेंसी हुई लैंडिंग गियर के साथ लैंडिंग गियर की, तो वो सारी चेकलिस्ट मुकम्मल करे। बज़ाहिर ऐसा लगता है उसने ये होल्डिंग नहीं मानी। मोइन एयरपोर्ट पे जो रनवे है वो 01 है, और दूसरी तरफ अगर रनवे जो है वो 19 है। इनिशियली फ्लाइट रडार से जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जहाज़ नीचे से आ रहा है और रनवे 01 स्टेट एंड अप्रोच जो ज़ुलू अप्रोच है वो वहाँ पे वो शूट करने की कोशिश कर रहा है। और जो भी इमरजेंसी हुई, यानी बर्ड स्ट्राइक अगर इमरजेंसी हुई है तो उसके बाद उसमें होल्डिंग नहीं मांगी गई। एक चीज़ और जो नज़र आ रही है, आपने इस तस्वीर में देखेंगे और ये भी काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, कि लैंडिंग के बाद राइट इंजन की जब पिक्चर ली गई है तो उसमें देखा है कि रिवर्सर जो इंजन के थोड़ा सा पीछे एक होता है, आप उसको एक करते क्या है कि जब पायलट रिवर्स लेता है तो वो एयर जो इंजन से प्रेशर से पीछे की तरफ निकलती है उसको एक डोर के ज़रिए बंद कर दिया जाता है, और वो एक तरह का रिवर्स पैदा करता है, एक तरह का स्पीड ब्रेक के तौर पे, यानी जहाज़ को स्लो करने के लिए काम आता है। दिस इज़ व्हाट द रिवर्सर इज़, कि जहाज़ की स्पीड जो होती है लैंडिंग के बाद उसको जितनी जल्दी हो सके फोर्सफुली कम से कम किया जाए। ये रिवर्सर का बेसिकली काम है, आप उसको सिंपल लैंग्वेज में यूँ समझ लीजिए। तो वो एक ब्लॉकर डोर होता है जो पीछे ब्लॉक करता है हवा को, और वो खुला हुआ नज़र आ रहा है। अब ये स्ट्रेन कि अगर जहाज़ जो कि नज़र आ रहा है ज़ाहिर कि लैंडिंग गियर एक्सटेंड किए बगैर लैंड किया, तो ये जो रिवर्सर है ये सिर्फ इसके लिए ऑपरेट करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं जहाज़ के अंदर। नंबर 1 कि जहाज़ का जो ऑल्टीट्यूड है वो सेंस करता है, रेडियो ऑल्टीमीटर के जरिए सेंस किया जाता है कि वो 10 फुट से कम है। एक सिग्नल ये जाता है इस रिवर्सर को। दूसरा सिग्नल ये जाता है कि जो पावर है, थ्रॉटल जिसे बोलते हैं, थ्रस्ट लीवर जिसे बोलते हैं, वो आइडल पोजीशन पे हो, यानी वो बंद हो, बिल्कुल पावर ना आगे ना हो। 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़, ये जो लैंडिंग गियर्स जब डाउन होते हैं, तो जब लैंडिंग गियर्स जाके रनवे में लगते हैं तो उसके एक स्विच ऑपरेट होता है, और वो स्विच एक सिग्नल भेजता है बहुत सारी इक्विपमेंट को कि जहाज़ अब ग्राउंड मोड में है। तो ये 3 सिग्नल जब मिल के थ्रस्ट रिवर्सर को जाते हैं तो आप थ्रस्ट रिवर्सर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं होगी, या तीनों मिल के नहीं जाएंगे तो आप थ्रस्ट रिवर्सर नहीं ले सकते। अब जब तस्वीर में दिखाया गया तो वो उसका थ्रस्ट रिवर्सर खुला हुआ है, उसका ब्लॉकर डोर खुला हुआ है। ये क्यों हुआ
ये अब ये भी एक बड़ी समथिंग इज़ वेरी स्ट्रेंज। अब जब FDR की रिपोर्ट आएगी, पूरी उसकी रिपोर्ट आएगी, तो पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। इसलिए मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। एक थिंकिंग और भी एक ये भी एक, जैसे आपको मैंने पहले एक दफ़ा एक वीलॉग बनाया था कराची एयरपोर्ट में, जब एयरबस 320 का क्रैश हुआ था PI का, उस पर भी आप देखें तो इनिशियली जब पायलट लैंड कर रहा था कराची में, तो आपने देखा कि उनका ख्याल ये था कि उन्होंने लैंडिंग गियर डाउन किए हैं और वो जाके लैंड कर गए विदाउट लैंडिंग गियर। ये यहाँ भी एक सिचुएशन हो सकती है कि क्या कि बर्ड स्ट्राइक हुई और इंजन स्टॉल किया, या उन्होंने इंजन बाद में खुद शट डाउन किया। बिकॉज इंजन स्टॉल करके आप स्लो स्पीड पे इंजन ऑपरेट कर सकते हैं, बट अगर वाइब्रेशन बहुत सीवियर हो, सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, वो भी चेकलिस्ट आपको गाइड करती है, तो आपको अपना इंजन शट डाउन करना पड़ता है। अब वो उसमें इतने बिजी थे और कि उन्होंने लैंडिंग गियर डाउन नहीं किए और वो लैंड कर गए। एक पॉसिबिलिटी है, नॉट श्योर। और इस केस में लेकिन जहाज़ में अगेन बहुत सारे वीलॉग्स में मैंने आपको बताया कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम्स लगा होता है, तो वो अगर एक सर्टन हाइट से आप जब नीचे आते हैं तो वो अच्छी खासा लाउड आवाज़ होती है टू लो गियर की कि आपने लैंडिंग गियर डाउन नहीं किया। पायलट्स के लिए बहुत बड़ी वार्निंग होती है, और एक दफ़ा नहीं आती, काफ़ी दफ़ा आती है, तो मिस नहीं आप कर सकते। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि PI का बोइंग 747 इस्लामाबाद में लैंड किया। इस सारी वार्निंग्स को पायलट ने खुद बंद कर दिया और जाके वो विदाउट लैंडिंग गियर लैंड कर गए। बहुत बड़ा इंसिडेंट था ये भी। फॉर्चुनेटली उसमें सारे लोग बच गए थे, और इतनी दफ़ा उस कंप्यूटर ने उसको वार्निंग दी पायलट को कि आपके लैंडिंग गियर डाउन नहीं है, लेकिन उन्होंने वो सारे सिस्टम पायलट ने खुद डीएक्टिवेट कर दिए और जाके विदाउट लैंडिंग गियर बोइंग 747 इस्लामाबाद में लैंड कर गया। ये सब चीज़ें होती हैं। सो नहीं कहा जा सकता कि ये भी पायलट जो था वो विदाउट नोइंग कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं है वो जाके लैंड कर गया। लेकिन अप्रोच तो वो कर रहा था रनवे 01 पे, फिर वो रनवे 19 पे कैसे चला गया, ये भी एक सोचने की बात है। अगर बर्ड स्ट्राइक हुआ था तो वो स्ट्रेटन जाके अप्रोच चेकलिस्ट में मुकम्मल करता और जाके लैंड कर देता। फिर रनवे 19 पे क्यों गया? इसका मतलब है कि उसने बर्ड स्ट्राइक हुआ तो फिर उसने एक सर्किट बनाया राइट हैंड से, और फिर जाके शॉर्ट सर्किट बना के रनवे 19 पे लैंड किया। और उस शॉर्ट सर्किट के दौरान उन्होंने इंजन शट डाउन की एक चेकलिस्ट अपनी मुकम्मल की, मोस्ट लाइकली। याद रखिए कि जहाज़ के अंदर नॉर्मली जो देखा गया कोई एक इमरजेंसी होती है, यानी इंजन फायर हो सकता है, या इंजन फेल हो सकता है, या लैंडिंग गियर का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई प्रेशराइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई फ्लाइट कंट्रोल का प्रॉब्लम हो सकता है। एट ए टाइम कोई एक इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ही अनलकी हो और आपका इम्तहान मकसूद हो, अल्लाह ताला की ज़ात को अल्लाह ताला रहम करे सब पे, तो मल्टीपल इमरजेंसीज इकट्ठी आ जाए। मल्टीपल इमरजेंसीज मीन जैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक इंजन स्टॉल हुआ ड्यू बर्ड्स, और फिर साथ एक लैंडिंग गियर का इशू भी आ गया। हालांकि होना नहीं चाहिए था, वो लैंडिंग गियर ऑपरेट होने चाहिए थे फ्रॉम लेफ्ट इंजन, लेकिन एक और इमरजेंसी साथ ऐड होगी। सो इट मीन्स देयर आर टू इमरजेंसीज विच इज़ कॉल्ड मल्टीपल इमरजेंसी। तो नॉर्मली मल्टीपल इमरजेंसीज हैंडल करने के लिए एक अच्छा CRM कॉन्सेप्ट चाहिए। पायलट की आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी चाहिए, पायलट का अपना टेक्निकल नॉलेज अच्छा चाहिए, और एक एविएशन में यूज़ होता है सिचुएशनल अवेयरनेस। तो सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को करने के लिए, और आपस में कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे तो एक इमरजेंसी में, बट मल्टीपल इमरजेंसीज में ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये इस केस में दो इमरजेंसीज इकट्ठी थी तो डेफिनेटली इट वाज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन।
एक और चीज़ जो फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र आ रही है, अब ये ATC वर्सेस पायलट कम्युनिकेशन जब डिस्क्लोज़ होगी वॉइस रिकॉर्डर में और इस सब का डेटा लिया जाएगा, ATC का भी, तो पता चलेगा जो बज़ाहिर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पायलट ने कंट्रोल टावर को ये नहीं बताया कि वो विदाउट लैंडिंग गियर लैंड कर रहे हैं। जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि कराची में भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लैंडिंग गियर के बगैर लैंड कर रहे हैं। दे थॉट दे हैव पुट लैंडिंग गियर डाउन, विच वॉज नॉट द केस। तो ये यहाँ भी एक सिचुएशन वही है। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही कि फ़र्ज़ करें राइट इंजन बर्ड स्ट्राइक हुई, राइट इंजन फ्लेम आउट हो गया या उन्होंने शट डाउन कर दिया खुद, और उसके बाद एक मल्टीपल इमरजेंसी हुई लैंडिंग गियर की, उन्होंने लैंडिंग गियर डाउन किया होगा और वो लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुआ होगा, या एक हुआ होगा या दो हुए होंगे और एक नहीं हुआ होगा, ये सूरत हो सकती है। और उस केस में जो अब नज़र आ रहा है वो ये कि उन्होंने रनवे 01 से अप्रोच कर रहे थे और फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न किया और लेफ्ट टर्न करके रनवे ये है और वो इधर से ऐसे गया और यहाँ से आके ऐसे वो इधर से आके लैंड कर गया रनवे 19 पे। तो अगर आप इसमें देखेंगे अप्रोच में, मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, तो अगर उन्होंने ये किया, यहाँ से वो अप्रोच कर रहे थे, यहाँ से आए और यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, इसलिए कि वो लैंडिंग गियर डाउन की चेकलिस्ट जो है वो भी साथ मुकम्मल कर रहे हैं, साथ साथ इंजन आउट की चेकलिस्ट के साथ। और अगर वो लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुए, फ़र्ज़ करें ये एक हुआ, तो वो बोइंग 737 में एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप लैंडिंग गियर को मैनुअली भी डाउन कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट ऑफिसर की सीट के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल पीछे, यानी फर्स्ट ऑफिसर बैठे बैठे वो लीवर पुल कर सकता है तीनों गियर्स के, यानी नोज के और दो मेन गियर्स के, और वो तीनों गियर जो होते हैं, लैंडिंग गियर जो हैं, वो फिर हाइड्रोलिक सिस्टम को बाईपास हो जाता है और वो थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, अपनी ग्रेविटी, अपने वेट के ज़रिए वो लैंडिंग गियर जो है वो नीचे चले जाते हैं और फिर जाके वो लॉक हो जाते हैं हवा के प्रेशर से, फॉरवर्ड प्रेशर से। तो वो एक सिस्टम भी मौजूद था पायलट के पास, पर अगेन उस चेकलिस्ट को करने के लिए टाइम चाहिए। जो बज़ाहिर उसका रूट नज़र आ रहा है कि वो रनवे से इधर आया, अप्रोच की, यहाँ से गया और यहाँ करके वो लैंड कर गया, तो बज़ाहिर इतने शॉर्ट टाइम में ये पूरी की पूरी चेकलिस्ट करना वो ख़ासा मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिन है। वो उन्होंने कैसे किया होगा, अगेन ये जब तक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर पता नहीं चलेगा तो नहीं समझ आएगी कि उन्होंने वो चेकलिस्ट की भी या नहीं की। बज़ाहिर इतने टाइम में लगता है कि नहीं की होगी, और उन्होंने मैनुअल एक्सटेंशन की कोशिश भी बज़ाहिर लगता है कि नहीं की होगी। एक चीज़ और, जब जहाज़ बोइंग 737 नॉर्मल लैंडिंग जो होती है, नॉर्मल जब दोनों इंजन ऑपरेट कर रहे हों तो नॉर्मल लैंडिंग जो होती है फ्लैप 30 की लैंडिंग है, और अगर आपका कोई एक गियर डाउन ना हो या दो गियर डाउन ना हो और एक डाउन हो, सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल लैंडिंग गियर एक्सटेंशन, जो इसका प्रोसीजर है, उसमें नॉर्मली फ्लैप 40 की लैंडिंग बोइंग रिकमेंड करता है। अब अगर एक इंजन आपका चल रहा है, ये लैंडिंग गियर प्रॉब्लम नहीं है, और एक इंजन चल रहा है, तो फिर आप फ्लैप 50 की लैंडिंग करते हैं। अब ये देखा गया कि जब जहाज़ लैंड किया तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि या तो फ्लैप 15 थे या फ्लैप एक्सटेंडेड नहीं थे। अब ये तस्वीर में या वीडियो में वो एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि क्या कंडीशन है, बट वो अगेन जब ये रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। अब ये सारी की सारी उन्होंने ये चेकलिस्ट मुकम्मल की, फ्लैप्स की और लैंडिंग गियर की और मैनुअल एक्सटेंशन की, और ये सारी की सारी उन्होंने मुकम्मल की कि नहीं की, ये एक डाउटफुल चीज़ है। अच्छा, बोइंग का प्रोसीजर जनरली ये है, जब इस केस में अब इसको ज़रा वाइंड अप करें तो इस केस में देखा जाए कि जब वो रनवे 1 पे ILS अप्रोच, ज़ुलू अप्रोच जो उनका जो प्रोसीजर था शूट कर रहे थे, तो सबसे पहले फ्लैप 5 लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे आप तकरीबन 3000 फुट पे आते हैं और आपका ये जो ग्लाइड स्लोप है, यानी जिस ग्लाइड पे आपने लैंड करना है, ये जिस रेट पे आपने डिसेंड करना है, एक पॉइंट तकरीबन 3000 फुट कैब अप एक पॉइंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे जब आपने शुरू किया अप्रोच,
तो जैसे आपका ग्लाइड स्लोप एक्टिव होता है, यानी आप अपने अप्रोच पे आ रहे, अपने अप्रोच पाथ पे आ रहे होते हैं, तो आप गियर्स डाउन करते हैं, उसके बाद फ्लैप 15 है और उसके बाद फ्लैप 30 है, तो ये आप लेते हैं। अब आपने फ्लैप 5 लिया और उसके बाद लैंडिंग गियर, आप उससे पहले या तो बर्ड स्ट्राइक हो चुका था, नंबर 1 ये चांसेस है, या फ्लैप 5 लिए और उसके बाद लैंडिंग गियर डाउन किए, लैंडिंग गियर डाउन हो गए और उसके बाद बर्ड स्ट्राइक हुआ, क्योंकि नॉर्मली बर्ड स्ट्राइक जो होता है वो लो लेवल पे होता है, 500-700 पे, 1000 फुट पे, 1500 फुट पे। बर्ड्स नॉर्मली बहुत हाइट पे फ्लाई नहीं करते, बट बर्ड स्ट्राइक जो है ये बर्ड जो है नॉर्मली 8-10 हज़ार फुट पे तक ही जाते हैं, बट मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो यही होते हैं कि 1000-1500 पे बर्ड हिट होता है। तो ये हो सकता है कि वो लैंडिंग गियर डाउन किए, डाउन हो गया और उसके बाद बर्ड स्ट्राइक हुआ, और उस केस में इंजन स्टॉल किया, वो जो आपने स्मोक देखेंगे, एक फ्लेम देखेंगे इंजन के बाहर से, वीडियो में देखा आपने, और फिर वहाँ से उन्होंने एक मिस अप्रोच किया विदाउट अनाउंसिंग, या क्योंकि हमारे पास वो ऑडियो नहीं है, और फिर लेफ्ट टर्न कर गए और उन्होंने गियर रोटेट कर दिया, और फिर उन्होंने अपनी इंजन आउट प्रोसीजर किया, और उस इंजन आउट प्रोसीजर के ऊपर या तो उसके बाद वो लैंडिंग गियर डाउन करना भूल गए, या उन्होंने किया वो हुए नहीं, ये सब चीज़ें बाद में पता चलेंगी। तो ये भी एक चांसेस है कि पहले गियर डाउन हो गए थे और बर्ड स्ट्राइक बाद में हुआ, और फिर वो लेफ्ट टर्न कर गए और उन्होंने कहा कि हम चेकलिस्ट करते हैं और 119 से आके लैंड कर जाते हैं। एक ऑप्शन ये वाली भी है। अब ये देखते हैं कि कहाँ तक ये भी चीज़ वैलिड है या नहीं। अब इसका जो क्लोजर वाइंड अप है सारे इस वीडियो का, मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये ऑप्शंस हो सकते हैं। ये मैं इस पर वीलॉग बनाऊंगा जब इसकी रिपोर्ट आएगी एग्जैक्टली, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम किसी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ, पायलट एरर था या इक्विपमेंट फेलियर था, या जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए वो इस तरह हुए कि पायलट उसको समझ नहीं सका। बट एनीहो, जब जहाज़ एक चीज़ और जो नज़र आई है वो मैं यहाँ कहता चलूँ कि जब वो रनवे 19 पे लैंड किए, तो रनवे चूँकि तकरीबन 9000 फुट है, बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि रनवे का इनिशियल पार्ट कोई 3-3.5 फुट वो छोड़ के जाके लैंड किए। इसका मतलब है कि वो जब रनवे 19 की तरफ आए हैं तो वो अपना डिस्टेंस एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सके, और वो जाके रनवे काफ़ी हिस्सा वो छोड़ दिया उन्होंने, विच इज़ ए वेरी वेरी बैड थिंग ऑन पायलट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप वहाँ टच ना करें जहाँ कि आपको इनिशियली 1500 फुट में टच करना होता है, बिकॉज ये एक बड़ी सीरियस रिक्वायरमेंट है जहाज़ एयरक्राफ्ट के अंदर। इसके ऊपर बड़ी सख्ती है कि आप अगर आप समझते हैं कि आप विद इन 1500 फीट टच नहीं कर सकते, यू मस्ट गो मेक ए गो अराउंड, और फिर आप सेकंड अप्रोच करें। ये भी एक थी एक पॉइंट। एक चीज़ और, अगेन मैं कराची का रेफरेंस आप इसलिए दे रहा हूँ कि वो मिलता जुलता केस इसलिए बन रहा है कि आपने देखा कराची में भी उन्होंने एक दफ़ा गलत इंजन शट डाउन कर दिया, यानी इस केस में राइट इंजन में जैसे चेन ऑफ इवेंट्स ये हुआ कि वो आए, उन्होंने फ्लैप डाउन किए, फिर गियर डाउन किए, गियर डाउन हो गया, उसके बाद एक राइट इंजन में बर्ड हिट हुआ, वो इंजन फ्लेम आउट हो गया, या उन्होंने उसको ऑटो शट हो गया या शट डाउन किया गया। और फिर ये जब लेफ्ट टर्न किए, अब इन्होंने प्रोसीजर किया, चेकलिस्ट की सिंगल इंजन की, जब चेकलिस्ट की तो गलती से इन्होंने अपना लेफ्ट इंजन जो कि काम कर रहा था, सर्विसेबल इंजन था, उसको बंद कर दिया। कराची में भी ये हुआ। अब ये भी अगर ये हुआ गया तो दोनों इंजन चले गए। जब दोनों इंजन चले गए, गियर फिर भी डाउन किया जा सकता था मैनुअली, बट ये हो सकता है जब दोनों इंजन गया तो इतने शॉर्ट टाइम में दोनों इंजन ग्राउंड से इतना करीब 800 फुट पे रिकवर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि आप उस इंजन को जो गलती से आपने शट डाउन किया उसको आप रीस्टार्ट कर लें। और इसलिए उन्होंने वो शॉर्ट अप्रोच बनाई, और शॉर्ट अप्रोच में जब बनाई तो वो इनिशियल रनवे छोड़ दिया उन्होंने लैंडिंग के लिए। एक और शायद इसीलिए उन्होंने लैंडिंग गियर डाउन नहीं किए कि अगर हम लैंडिंग गियर डाउन करेंगे तो ये ना हो कि हम रनवे तक पहुंच ना सकें। जैसे कि कराची में उन्होंने लैंडिंग गियर डाउन अर्ली कर दिए, फ्लैप्स भी अर्ली ले लिए, और वो रनवे तक पहुंच ही नहीं सके।
अगर वहाँ वो रनवे कराची में लैंडिंग गियर्स डाउन ना करते या लेट करते या अपने सर्किट को क्लोज करते, ज़्यादा दूर ना जाते एयरपोर्ट से, तो वो रनवे तक पहुँच जाते और उसमें बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। यहाँ भी हो सकता है कि उन्होंने गलती से अपना लेफ्ट इंजन बंद कर दिया। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी अभी हम उनको 100% नहीं कहा जा सकता, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं किया जा सकता जब तक ये पता नहीं चल जाए FDR के थ्रू और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ज़रिए। फिर हम इसके ऊपर कोई हतमी बात कर सकते हैं कि हुआ क्या। बट एनीहाउ, लैंडिंग के बाद जैसा भी था, एक अजीब बात जो हमें नज़र आई वो मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे सारी ज़िंदगी फ्लाइंग की है कि रनवे के एंड के ऊपर कंक्रीट वॉल हो। ये मेरे लिए भी एक बड़ी अजीब चीज़ है जो मैंने ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि रनवे के एंड पे इस तरह की कंक्रीट वॉल्स होती हैं जो मैंने यहाँ देखी। एक तो वॉल होती है ब्रिक वॉल, ये कंक्रीट सॉलिड वॉल, और उसके ऊपर फिर उन्होंने लोकलाइज एंटीना लगाए हुए थे। लोकलाइज एंटीना वो होता है जब आप लोकलाइज एंटीना नॉर्मली रनवे के दूसरी तरफ होता है, जिधर से आप अप्रोच कर रहे हैं उसके दूसरे एंड पे लगा होता है, जिसको जहाज़ के अंदर का जो इक्विपमेंट है वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है और वो सेंट्रल लाइन पे आकर जहाज़ लैंड करता है, बैड वेदर में या वैसे भी मैनुअली भी नॉर्मल कंडीशन में भी। अब उन एंटीनास को नॉर्मली वो ग्राउंड पे लगे होते हैं एक सर्टन हाइट पे 20-25 फुट पे, और अगर आपको ये रिक्वायर हो कि आप उसको थोड़ा हाइट पे लगाना है किसी वजह से भी, क्योंकि वो एक स्पेशल लोग हैं जिसको डिज़ाइन करते हैं सब सिस्टम को, ILS सिस्टम को, तो किसी वजह से आपने उसको 50 फुट पे लगाना है या इस साइड पे लगाना है, 70 फुट पे लगाना है, तो उसके लिए फिर आप स्टील के पोल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने वो कंक्रीट वॉल लगा के उसके ऊपर एंटीना लगाए हुए थे। अब कंक्रीट वॉल, अगर वो कंक्रीट वॉल ना होती तो ये जहाज़ बच जाता। ऑफ कोर्स उस कंक्रीट वॉल के उस तरफ एक रोड जाती हुई नज़र आ रही है, आप गूगल मैप पे देखें तो उसमें चांसेस लोगों के बचने के बहुत सारे थे। वो आगे आबादी होती है, राइट पे थोड़ी आबादी है, कोई हो सकता है 2, 4, 10, 20 लोग मारे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें बच सकते थे, बहुत सारी जानें बच सकती थी अगर वो कंक्रीट वॉल ना होती। ये कंक्रीट वॉल क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपसे किया, मैंने तो कभी किसी एयरपोर्ट पे इस तरह का कंक्रीट वॉल कॉन्सेप्ट नहीं देखा। जैसे लाहौर में भी आप देखें, जब आप रनवे 36 से टेक ऑफ करते हैं टूवर्ड्स साउथ, तो आगे वो अस्करी 10 की एक रोड है जो आप देखिए जा रही होती है, तो वो ठीक है, अगर कभी जहाज़ ओवरशूट करेगा तो जाहिर है आगे आबादी है, नुकसान तो होगा, डैमेज तो होगा, बट एटलीस्ट थोड़ा रनवे के बाद एक कच्चा एरिया होता है और ज़्यादा चांसेस यही होती हैं कि जब आप कोई जहाज़ ऑफ दी रनवे जाता है, कच्चे एरिया में जाता है, तो वहाँ पे वो बैठ जाता है, एकदम स्लो हो जाता है। कच्ची ज़मीन होती है ना, तो वो वेट की वजह से वो जहाज़ की स्पीड एकदम, ब्रेकिंग इफेक्ट है कच्ची ज़मीन का, तो वो चांसेस नहीं होते। बट जब वो जाके कंक्रीट वॉल से टकराया तो देयर वाज नो चांस, वो तो एक ब्लास्ट हुआ और वो ख़त्म हो गया। तो वो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक बैड सिचुएशन, एक बैड आइडिया क्यों था। अब ये तो वहाँ की अथॉरिटीज़ ही बताएंगी कि उन्होंने कंक्रीट वॉल क्यों बनाई। अब सब चीज़ों को देखते हुए इसमें पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे बाद में, जब रिपोर्ट आएगी देखें क्या है कि क्या ये CRM क्राइसिस था या किसी एक प्रॉब्लम पे फिक्सेशन थी पायलट की, जैसे कि इंजन फेलियर या लैंडिंग के किसी एक पे पायलट फिक्स हो गया और वो बाकी दूसरी एमरजेंसी को भूल गया, मल्टीपल एमरजेंसी के केस में, या फिर ये जो भी एमरजेंसी हुई उसके ऊपर पायलट की ट्रेनिंग पुअर थी, पायलट्स को प्रॉपर ट्रेन नहीं किया गया था हैंडल करने के लिए, या फिर पायलट्स की पुअर डिसीजन मेकिंग थी, इसके ऊपर ये था, ये फैक्ट था, या फिर पुअर मेंटेनेंस कंट्रोल था एयरलाइन का, बिकॉज लैंडिंग गियर के ऊपर 3-4 इंसिडेंट अभी इन्हीं 3-4 दिनों में हो गया, तो क्या ये पुअर मेंटेनेंस कंट्रोल है, ये भी बाद में पता चलेगा। और एक बोइंग या एयरबस जो जहाज़ बनाती हैं कंपनियां, वो टाइम टू टाइम अपने एक सर्विस बुलेटिन इश्यूज़ करती हैं। वो सर्विस बुलेटिन होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, कि वो पायलट्स के लिए भी आते हैं बट ज़्यादातर इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। वो सर्विस बुलेटिन का मकसद ये होता है कि जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टाइम टू टाइम अपने बुलेटिन इसलिए इशू करते हैं कि वो जो इंजीनियरिंग है वो उन चीज़ों को देख सके, उन चीज़ों को एवेल्यूएट कर सके
जो कि पॉसिबली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको उनकी एनुअल मंथली जो भी इंस्पेक्शन है या जो उसमें और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है या उनको मज़ीद उसको नोटिस किया जा सकता है, वो चीज़ें देखें। तो वो ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जो होती हैं ये टाइम टू टाइम अपने सर्विस बुलेटिन इशू करती हैं। बहुत सारे मेजॉरिटी एयरलाइन जो हैं उनको उसके ऊपर काम भी करती हैं अकॉर्डिंग टू सर्विस बुलेटिन, लेकिन कुछ लोग उसको ऐसे ही बस नहीं भी केयर करते। एक चीज़ सीआरएम में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो दो तरह का, एक पायलट फ्लाइंग होता है, एक पायलट नॉट फ्लाइंग है। तो पायलट फ्लाइंग का काम जो होता है वो होता है एविएट, नेविगेट, यानी जहाज़ को फ्लाई करना और नेविगेशन करना। और जो पायलट नॉट फ्लाइंग है उसका काम है चेकलिस्ट करना और कम्युनिकेशन करना। तो क्या वो सीआरएम के मुताबिक उन्होंने अपना अपना काम किया अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर या नहीं किया, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये सब चीज़ें बाद में आएंगी, देखते हैं इसमें फाइनल क्या आता है। तो ये मुख्तसर जो मैं आपसे अर्ज़ कर सका इस स्टेज तक वो मैंने आपको आपके सामने पेश किया। तो मुझे के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।